टाइम था 24 जुलाई 2025 का और जगह थी यूपी के बागपत का पालड़ा गांव। जब एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते होते यहां पर भी आ पहुंचती है। इस टाइम सारे के सारे अधिकारी पुलिस स्टेशन में अपने अपने कामों पर लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इस वीडियो के बारे में पता चलता है तो पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और वो सीधा का सीधा इसी गाँव के एक व्यक्ति रामपाल के घर पर जा पहुंचती है, क्योंकि रामपाल एक दिन पहले ही पुलिस के पास आया था। उसने ये बात कही थी कि इस टाइम उसका बेटा सागर कश्यप पता नहीं कहां पर चला गया है और असल में वो गया नहीं है, जबकि उसे तो किडनैप कर लिया गया है। वो इन्हीं के गांव की एक लड़की सानिया से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन वो मुस्लिम धर्म से थी और उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी किसी भी और जाति के लड़के से शादी कर ले। तो वो लोग इस टाइम उनके लड़की को भी उठा ले गए हैं, अपनी बेटी को उन्होंने बंधक बना रखा है। तो आप लोग जल्द से जल्द वहां पर चलकर उनका सुलझेड़ा करवा दीजिए, नहीं तो हो सकता है वो लोग कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लें। उस टाइम पुलिस ऑफिसर्स ने इन सारी ही चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगती है तो ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये बंदा इस टाइम मुख्यमंत्री से और उनके पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इस टाइम मदद मांग रहा था। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी। हमारी हमें कोई नहीं पता जी हमारा लड़का कहाँ है, ना जी इन्होंने कोई हमारा हाथ दिया जी। पुलिस हमारे से पूछताछ करे साहब, हमें क्या पता जी इन्होंने अपनी लड़की मायर का वहाँ दाब दी जी, बिना पोस्टमार्टम के दाब दी जी नहीं। और हमें डराए रखे जी, पूरे धमकी दे रखी जी हमें। मेरा लड़का लापता है जी, मेरा लड़का दिखा दे जी, किसी तरह गोली मारने की धमकी दे रखी साहब यहाँ पर उसे इन्होंने। तो ये सारे के सारे ऑफिसर्स इकट्ठा होकर सीधा का सीधा रामपाल के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने ये बात रामपाल से पूछनी शुरू की कि हाँ भाई, आप आराम से बैठकर हमें पूरी की पूरी चीज़ें डिटेल से बताओ कि आखिरी टाइम में यहाँ पर हुआ क्या था, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ। और उसके बाद रामपाल ने सारी ही चीज़ें डिटेल से बतानी शुरू की। उसने बताया कि हम लोग यहाँ पर बागपत में इस टाइम नहीं रहते, जबकि हम लोग तो हिमाचल प्रदेश में एक भट्ठा है ईंटें बनाने का, उसके ऊपर काम किया करते हैं। बीच बीच में हमारा यहाँ पर गांव में आना जाना लगा रहता है और इसी टाइम जब बीच बीच में हमारा बेटा सागर कश्यप यहाँ पर गांव में आया करता था तो उसको इसी गांव की एक लड़की सानिया से प्यार हो जाता है। ये दोनों पता नहीं इतने ज्यादा नजदीक कब आ जाते हैं, हमें तो इस बारे में अच्छे से पता ही नहीं था। और अब की बार जैसे ही वो वापस घर पर आता है तो यहाँ पर आने के बाद वो उस लड़की से मिलकर ये बात कहने लगता है। इन दोनों की आपस में बातें हुई होगी कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए और कुछ एक ऐसी बातें करके ये दोनों के दोनों मिलकर वापस वहीं पर हिमाचल में ही चले जाते हैं जहां पर कि इस टाइम ये लोग भट्टे पर काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही लड़की के घर वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो उन्होंने इन दोनों को ही बंधक बना लिया था। लेकिन इस टाइम और ज्यादा हैरान कर देने वाली बात और परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि वो लड़की सानिया अपनी जान गंवा चुकी है। वो अभी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन इसके घर वालों ने कोई भी इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि ये इनकी बेटी है, इससे भी गलती हो सकती है, ये इससे प्यार करती है तो इन्हें इसके बीच नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला ओनर किलिंग का बन चुका था और इस टाइम अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी बेटी सानिया को मारकर इसी गांव के एक कब्रिस्तान में दफना दिया है। आखिरी टाइम में गांव वालों ने ये बात इनसे पूछनी शुरू की कि आखिरकार सानिया कहाँ पर है, और जब इन्होंने बताया कि उसकी तो मृत्यु हो गई है तो गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि उसकी जान चली गई। तो इसके घर वालों ने ये बात यहाँ पर अपने आस पड़ोस वालों को, अपने गाँव वालों को बतानी शुरू की कि इनकी बेटी को टीबी की बीमारी थी और आज अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो सारे के सारे लोग उसे चुपचाप जाकर दफना आते हैं। ज्यादा वो लोगों को अपने साथ नहीं लेकर गए थे और उसके बाद सानिया तो अपनी जान गंवा ही चुकी थी। लेकिन इस टाइम इनका बेटा सागर कश्यप कहाँ पर है इस बारे में तो इन्हें भी नहीं पता। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो उसकी जान टीबी के कारण नहीं गई, जबकि इन्होंने खुद जबरदस्ती उसकी जान ली है। और ये लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं अब इनका बेटा सागर कश्यप कैसी हालत में होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द उसे ढूंढ दीजिए। जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में इन पुलिस ऑफिसर्स
को पता चलता है तो वो लोग सबसे पहले तो सानिया की कब्र पर जा पहुंचते हैं। इसके अलावा उसके चाचा, ताऊ, उसके परिवार के लोग जो कि उसे आखिरी टाइम में वहां पर दफना कर आए थे, उनसे जाकर जब पूछताछ करने लगते हैं तो सानिया के ताऊ अल्तुब ने ये बात कही कि उनकी बेटी को सच में ही टीबी की बीमारी थी और यही कारण था कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की कि अगर उसे टीबी की बीमारी थी तो इस बात को कन्फर्म किसने किया कि उसकी मौत टीबी के कारण ही हुई है, क्या उसका आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था? लेकिन उसके ताऊ ने इस बात से मना कर दिया। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने वहां पर जाकर उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसके बाद सानिया की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर इसके साथ साथ इसके ताऊ और जितने भी लोग सस्पेक्ट लिस्ट में उस टाइम आ रहे थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ले जाकर उनसे पुलिस स्टेशन में जब पूछताछ शुरू की जाती है तो उन्होंने भी इस बात के लिए हाँ भर लिया कि हाँ, उन्होंने अपनी बेटी सानिया को खुद ही मारा है, क्योंकि अब सारी ही चीजें पोस्टमार्टम में साफ तो हो ही जानी थी। तो पुलिस ने अब इनसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार उन लोगों ने इस कांड को अंजाम कैसे दिया। तो अल्तुब ने बताया कि 15 तारीख तक सारी ही चीजें बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक से उनकी बेटी सानिया उनके घर से गायब हो जाती है और जब वो लोग अपने आस पड़ोस वालों से पूछते हैं, जहां से वो लोग पता लगा सकते थे, उन सारे ही लोगों से जब पूछताछ करते हैं कि अचानक से उनकी बेटी ऐसे घर से कैसे गायब हो सकती है, तो एक दिन बाद ही उन्हें इस बारे में पता चलता है कि वो तो इनके गांव के ही एक लड़के सागर कश्यप के साथ भाग गई है और उन्हें इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि इस टाइम सागर कश्यप कहां पर रहता है। वो सबसे पहले तो उनके घर पर जाते हैं, उसके माता पिता से पूछताछ करने लगते हैं जबरदस्ती, क्योंकि सानिया के दादा की काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान पॉलिटिक्स में थी। तो वो लोग पूरे के पूरे गांव में एक तरह से अपना दबदबा बनाए हुए थे और उसके बाद जब सागर की फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो सागर की माँ को इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि उनका बेटा इनकी बेटी के साथ कहां पर गया है और उसके बाद सागर की माँ ने इस बारे में बता दिया कि वो उसे लेकर जहां पर वो हिमाचल में भट्टे पर काम करते हैं वहां पर गया हुआ है। तो सानिया के चाचा ताऊ एक गाड़ी लेकर वहीं पर हिमाचल में ही जा पहुंचते हैं जहां पर कि ये लोग भट्टे पर काम किया करते थे। सानिया के चाचा ताऊ वहां पर जाकर उन दोनों को ही अपने कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और हिमाचल से जब तक वो लोग बागपत नहीं पहुंच गए उन्होंने काफी ज्यादा बुरे तरीके से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। घर तक आते आते काफी ज्यादा बेरहमी से वो लोग उन्हें पीटते हैं और जैसे ही घर पर पहुंचा जाता है तो इन दोनों को ही यहाँ पर सानिया के चाचा के खेत में एक नलका लगाया गया था, उन दोनों को ही वहां पर बांध कर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा जाता है और उसके बाद सागर कश्यप को यहाँ से वो लोग भगा देते हैं, ये धमकी देकर कि अगर वो दोबारा से इनकी बेटी के आसपास भी उन्हें नजर आता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ साथ वो इसके माता पिता का भी काफी ज्यादा बुरा हाल करने वाले हैं। सागर कश्यप को उसके मुताबिक वो लोग वहां से भगा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सानिया से जब वो लोग पूछताछ करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इस लड़के को भूलना होगा, हमारी कुछ मान मर्यादा इस गांव में है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो सानिया इनकार कर देती है कि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो इसके बिना नहीं रह सकती और आप लोग भले ही कुछ भी कहते रहिए, वो शादी तो इसी से करने वाली है। तो उनके परिवार वालों ने उसे काफी ज्यादा समझाया। इस टाइम 7 से 8 लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी सानिया ने जब साफ इनकार कर दिया तो उसके ताऊ ने उसके मुंह को दबा लिया और उसके चाचा के लड़के ने उसके गले को दबाना शुरू कर दिया और इसी तरीके से मशक्कत करते करते वो लोग सानिया की जान ले लेते हैं। इस टाइम सानिया अपनी जान गंवा चुकी थी और वो लोग इस बात से भी घबरा रहे थे कि जब ये बात इनके गांव वालों को पता चलेगी कि सानिया ने किस कारण से अपनी जान गंवाई है तो उनकी बेइज्जती तो फिर भी होने वाली है। तो वो लोग सबसे पहले तो जाकर सागर के माता पिता को डराते और धमकाते हैं कि इस बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं बताना है। उन्होंने नॉर्मली ये बात जाकर कही थी कि सागर के बीच और सानिया के बीच जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो वो लोग उसके बेटे को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने वाले हैं। सागर के पिता इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन ये बात पता चलती है कि सानिया अपनी जान गंवा चुकी है और सभी लोगों ने मिलकर उसे वहीं पर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया है। इस टाइम इनके गांव के काफी सारे लोगों ने इस बॉडी को देखा था, काफी हद तक इस बॉडी को छिपाने की कोशिश की गई थी कपड़ों से, लेकिन फिर भी गाँव की कुछ एक महिलाओं ने उसकी गर्दन को देख लिया जिसके ऊपर
की इस टाइम निशान लगे हुए थे। गांव वालों ने सबसे पहले तो यही बात पूछनी शुरू की कि अचानक से ऐसे इस लड़की को क्या हो गया। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी दिन इसके साथ बिताए हैं, ये बिल्कुल हट्टी कट्टी अच्छे से यहाँ पर घूमा करती थी। तो उसके माता पिता ने कहा कि इसे तो टीबी की बीमारी थी, हम लोगों ने खुद इसे नहीं बता रखा था कि इसे हो सकता है टीबी के कारण मौत आए, उससे पहले ही ये सदमे से मर जाए। लेकिन अब ये टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब के हालात तो आप लोग देख ही सकते हैं। और जैसे तैसे कर उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। बाद में रामपाल का बेटा सागर जब घर पर नहीं लौटता है, उसे इस टाइम नहीं पता था कि उसका बेटा गया तो गया कहाँ पर। तो आखिर में वो पुलिस स्टेशन जा पहुँचता है और वहाँ पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स को उसने सारी ही चीज़ें डिटेल से बताई कि उसके बेटे से प्यार करने वाली लड़की को इस तरीके से उनके घर वालों ने जबरदस्ती मारकर वहां पर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया है। और ये बात वो लोग बोल रहे हैं कि उसे तो टीबी था, लेकिन इस टाइम उसका बेटा भी गायब है, पता नहीं वो कहां पर है। मुझे नहीं पता कि क्या इसी तरीके से उन्होंने इसे भी मार डाला है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसकी बातों को जब नहीं सुना तो आखिर में रामपाल ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके बाद वो वीडियो सर्कुलेट होते होते पुलिस वालों तक पहुंचती है। लेकिन उसके बाद तो ये सारा का सारा मामला सोशल मीडिया में आ चुका था और रामपाल को इसका पूरा ही सपोर्ट भी मिलता है। लड़के को जी मेरा तो जय जी डीएम साहब से डीएसपी साहब से भी मेरी गुजारिश है जी, योगी से भी गुजारिश है जी, हमारी रक्षा करी जाए जी, मामा डर है जी इनका। लड़की सौंप दी थी जी हमने इन्हें लाकर, इन्होंने पिट्टी भी जी हमें बंधक बना कर रखे जी खेत में। लड़के के साथ तो जी इसकी दही थोड़ी बहुत बुढ़ा डाली 17 तारीख तो नहीं पता जी, पूछ रही है जी संपर्क हमारा। जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स इस केस को थोड़ा सीरियसली लेते हैं और अब इसके ऊपर अच्छे से छानबीन होने लगी थी। बाद में पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो सानिया के चाचा ताऊ के अलावा टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात भी पता चलती है कि इसके माता पिता ने तो इस बात से इनकार कर दिया था कि उनकी बेटी को ना मारा जाए, लेकिन इसके चाचा ताऊ ने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर उस लड़की को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला और उसके बाद उसे ले जाकर दफना दिया। देखिए, दिनांक 25 जुलाई 2025 को थाना दोघट पे ये सूचना मिली, एक आकस्मिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलड़ी में रहने वाले 2 युवक युवती जिनके बीच में आपस में प्रेम संबंध था, ये 2 विभिन्न समुदाय से आते थे, सागर और सानिया, और ये यहाँ से अलग जाके हिमाचल प्रदेश में साथ रहते थे जहाँ सागर को कोई काम मिला हुआ था। सानिया के परिजनों ने दिनांक 22 और 23 में सागर और सानिया इन दोनों के साथ मारपीट की। सानिया जो कि लड़की थी उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं दफना दिया। 2 दिन बाद जब ये सूचना हमें प्राप्त हुई तो तत्काल इस सूचना पे कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदया से अनुमति लेते हुए उत्खनन करके शव को निकाला गया, आवश्यक पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई गई। युवती के परिजन थे, इसमें युवती का ताऊ था, एक चाचा था, कुछ और लोग थे जो हिमाचल से इनको लाने में इन्वॉल्व थे, उनको 120B वाली धारा में भेजा जा रहा है। सागर को कुछ चोटें आई हैं और डर के मारे इस घटना के बाद वो वापस हिमाचल प्रदेश चला गया था, उसको वापस लाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इन सारी ही चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसकी कब्र को खोदकर उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम करवाने लगते हैं, जिसमें कि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि इसका दम गला घुटने के कारण हुआ था। और अब उन 6 के 6 लोगों के ऊपर केस चल रहा है। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइम था 15 जुलाई 2025 का और जगह थी यूपी के लखनऊ का केसर बाग। जब रात के टाइम पुलिस के पास एक कॉल आता है और महिला बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने पुलिस वालों को बताया कि जनाब अभी कुछ एक देर पहले ही वो वापस अपने घर पर लौटी है, लेकिन उसकी बेटी इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसने ये सब किया होगा? तो उस महिला ने सारी की सारी चीजें पुलिस वालों को डिटेल से बताने की कोशिश की कि जरूर इसके पीछे उसका पति ही होगा। उसे पक्का विश्वास है, आप लोग जल्द से जल्द एक बार यहाँ पर आ जाइए। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही उसके घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उस महिला ने अपनी सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि जनाब इस टाइम वो अपने पति से अलग हो चुकी है, लेकिन उसका पति अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता है और अपने साथ रखने के लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए भी तैयार है। और जैसा कि अब आप लोग
देख ही सकते हैं, जस्ट रात का ही टाइम था। वो किसी न किसी काम के चलते अपने एक और दोस्त के साथ बाहर इस टाइम गई हुई थी। तो उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो उसने अच्छे से डोर लॉक कर दिया था। अपनी बेटी को घर के अंदर छोड़कर इस टाइम ये 4th फ्लोर पर रहा करती थी। तो जैसे ही ये नीचे आती है, इस बिल्डिंग में इनके अलावा कोई भी नहीं था, तो ये नीचे से भी उसे अच्छे से बंद कर देती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग इस टाइम बंद हो चुकी थी। इस बिल्डिंग के अंदर अभी लिफ्ट का काम तो चल ही रहा था, तो ये लोग बाजार चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस लौट कर आते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी 5 साल की बेटी अपनी जान गंवा चुकी है, और इसकी जान लेने वाला कोई और नहीं जबकि इसका पति शाहरुख खान ही है। वो घर के पीछे से दीवार फांदते फांदते 4th फ्लोर तक पहुंचता है। उसके बाद घर के अंदर एंट्री लेता है। उसने दरवाजा अपनी बेटी से ही खुलवा लिया होगा, क्योंकि वो उसके पिता थे, और 5 साल की लड़की इस बात को अच्छे से नहीं समझ सकती कि सामने जो उसका पिता उससे मिलने के लिए आया है, आखिरकार उसका मकसद क्या है। और ये सारा का सारा मामला सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि वो अपने पति से भी इसलिए दूर हुई थी क्योंकि आज से करीबन 2.5 साल पहले इसके घर वालों ने मिलकर इसकी बेटी का एब्यूज किया था। उस टाइम इसकी लड़की को ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो उसने आकर रोशनी खान को, अपनी माँ को सारी की सारी बातें बताने की कोशिश की, और उसके बाद इसने इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस के द्वारा बाद में उस वीडियो को देखकर इसके परिवार के ऊपर कार्यवाही की जाती है। इस टाइम इसका पूरा ही परिवार जेल में पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही बाहर था, और इसने आकर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दिया। ये सारी बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती हैं, तो वो लोग तुरंत शाहरुख खान के पास जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी टाइम काफी सारी अजीबोगरीब चीजें पुलिस के सामने लगातार आती जा रही थी। जब वो लोग इस घर के अंदर एंटर होते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस कमरे से काफी गंदी बदबू आ रही है। इसका अंदाजा ये था कि जरूर इस जो ये लड़की, इन्होंने ये दावा किया है कि आज रात को इसकी जान ली गई है, इसकी जान तो काफी ज्यादा पहले ही ले ली गई होगी। यही कारण है कि अब इसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी है, और इसके अंदर से लगातार अब बदबू आ रही है। लेकिन पुलिस को विश्वास था कि जब इस केस के ऊपर अच्छे से छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सारी ही बातें सामने आ जाएंगी। तो वो लोग सबसे पहले तो शाहरुख खान के पास जा पहुंचते हैं। उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन जब वो लोग लाने लगते हैं, तो ऑफिसर्स ने देखा कि ये अच्छे से नहीं चल रहा है। पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, क्या तूने कोई शराब वगैरह पीकर इधर उधर तो गिर गया था? तो शाहरुख खान ने कहा कि जनाब, आखिरकार आप लोग मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? वो सारी की सारी चीजें जब उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा था, तो बीच रास्ते में ही वो पुलिस वालों को बताने लगता है, और वो बताने लगता है कि इस तरीके से जो वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उसका एक खास कारण है। दरअसल आज से करीबन 2.5-3 महीने पहले किन्हीं कारणों के चलते उसके पैर में चोट लग जाती है, उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, और अब उसके अंदर एक रोड डली हुई है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे बताना शुरू किया कि तेरी पत्नी ने कुछ इस तरीके के इल्जाम तेरे ऊपर लगाए हैं, तो शाहरुख खान ने मना कर दिया कि जनाब, आप लोग ही सोच कर देखिए कि वो 4 मंजिल का मकान है, आखिरकार एक टूटे हुए पैर के साथ जिसके अंदर की एक रोड डली हुई है, वो इतनी ऊपर कैसे चढ़ पाएगा? पुलिस वाले इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे, और पुलिस ऑफिसर्स को ये बात इस टाइम तक समझ आने लगी थी कि इस कहानी में कुछ न कुछ झोल है। तो वो लोग जाकर रोशनी खान को और उसके उसी दोस्त जिसके साथ की ये इस टाइम लिव इन में रहा करती थी, उदित जायसवाल, उन दोनों को भी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। वो लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। उन दोनों को ही अलग अलग बैठा दिया जाता है। इस टाइम शाहरुख खान को तो अलग बैठाया ही गया था। वो लोग उससे पूछताछ कर रहे थे, इसके साथ साथ उसके कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक कर रहे थे। तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि आखिरी 3-4 दिनों में तो ये इस घर के आसपास गया ही नहीं। तो अगर वो गया ही नहीं, दूसरी तरफ उसका पैर भी टूटा हुआ है। टूटे हुए पैर के साथ 4th फ्लोर तक चढ़ना, वो भी घर के पीछे से इसी तरीके से दीवारों से लटकते लटकते, ये तो पॉसिबल है नहीं। और दूसरा, जब पुलिस इनके घर पर पहुंची थी, तो इनके घर पर काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि मानो
जो वो लड़की थी उसकी बॉडी इस टाइम तक डिकम्पोज होने लगी हो, तो पुलिस इन तीनों ही लोगों से इस टाइम पूछताछ तो कर ही रही थी कि उसी टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। ये बात पता चलती है कि इस लड़की ने तो अपनी जान 13 और 14 तारीख की रात को ही गंवा दी थी। तो पुलिस ऑफिसर्स अब सीधा के सीधा रोशनी के पास जा पहुंचते हैं, उसे ले जाकर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हैं और उसी से पूछताछ करनी शुरू की कि आपने हमें जो ये कहानी बताई थी इसका पूरा का पूरा झूठ इस टाइम तक हमारे सामने आ चुका है। आप लोगों ने हमें जो वो फर्जी कहानी सुनाई थी उसका सच इस टाइम तक सामने आ चुका है और दोनों को अलग अलग तो बैठाया ही गया था। काफी सारे सवाल दोनों से ही किए जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप इन दोनों के बीच आ रहा था। और जब पुलिस ऑफिसर्स ने मशक्कत करके उदित और रोशनी से पूछताछ करनी शुरू की, इसके अलावा साथ साथ शाहरुख खान से भी बाहर पूछताछ की जाती है, तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। और उसके बाद ये बात पता चलती है कि रोशनी ने प्रॉपर्टी और हवस के चलते अपनी बेटी की जान खुद ही ली है। दरअसल शाहरुख खान और रोशनी खान की शादी 2015 के आसपास हुई थी। उस टाइम रोशनी खान लखनऊ के काफी सारे पबों में, बार में जाकर डांस वगैरह किया करती थी, लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड किया करती थी जिसके कि उसे पैसे मिला करते थे। उस टाइम शराब की, ड्रग्स की काफी ज्यादा ये आदी हो चुकी थी। बाद में शाहरुख खान के साथ इसकी शादी करवा दी जाती है और जैसे ही शाहरुख खान को इसके इन सारी ही आदतों के बारे में पता चलता है, तो पहले तो उसके दिमाग में ये बात आई कि पहले इसकी जिंदगी भले ही कैसी भी क्यों न रही हो, लेकिन अब इसकी शादी हो चुकी है, ये एक ग्रस्त जीवन में आ चुकी है, तो धीरे धीरे कर ये अपनी सारी की सारी बुरी आदतों को छोड़ देगी। लेकिन शाहरुख खान की ये एक गलत फहमी थी। ये उसके बाद भी लगातार बाहर घूमने के लिए जाती रहा करती थी, ड्रिंक वगैरह करती रहती, और शाहरुख खान तो इसी बात का अंदाजा लगा रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी चीजों को छोड़ देगी। और शादी के करीबन 4 साल बाद इनके घर पर एक लड़की हो जाती है। अब तो शाहरुख खान पक्का इस बात को लेकर कंफर्म हो चुका था कि इसे अपनी बेटी को भी संभालना है, अब ये इन सारी ही चीजों को छोड़ देगी। लेकिन अभी भी ये इसका वहम था। जैसे ही उसकी बेटी 2.5-3 साल की होती है, तो इस टाइम तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा रोका टोकी इसके परिवार के लोग करने लगे थे, शाहरुख खान करने लगा था, और इन सारी ही चीजों को रोशनी खान हजम नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से ये लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण था कि एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी मुलाकात उदित से उसी बार में हो जाती है। ये जाकर उसे सारी की सारी बातें बताती है कि इसके घर वाले किस तरीके से इसे कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब उदित रोशनी खान की बेटी को एब्यूज करने लगता है, वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है, और इन सारी ही चीजों का भांडा रोशनी खान शाहरुख खान के माता पिता के ऊपर और उसके भाई के ऊपर फोड़ देती है। उसने एक वीडियो अपनी बेटी के साथ बनाया। उस टाइम उसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल की थी। उसने सारी की सारी चीजें बार बार उसे समझाना शुरू किया। उसके बाद उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड भी की जाती है। उसने ये बात अपनी बेटी से कहना शुरू कर दी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके पीछे तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा और दादा दादी का हाथ है। तो उसने ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके पुलिस वालों के सामने रख दी कि इस लड़की का इसके घर वाले ही यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके चलते इसके पूरे के पूरे परिवार को ही उठा लिया जाता है। 2.5 महीना पहले मेरे भाई को जेल भिजवा दिया झूठे रेप केस में, और मेरी माँ जेल में, बहन जेल में। मैं 2.5 महीने से फरार हूँ सर, बाहर टहल रहा हूँ। अभी कल मेरे को पता चला कि मेरी बेटी खत्म हो गई है, तो मैं कल दोपहर में आया हूँ। मैं था ही नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, पिछले 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे जी। मैं 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे, और मेरा रोड पड़ी है ऑलरेडी। मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा। फ्लैट हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पिछले 1 साल से यही बवाल चल रहा था इसी को। पहले सास को अपनी भगाई, मम्मी के पास, बहन के पास रहने लगी। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी बहन के पास रहने लगे। फिर ये सब केस फंसा के, झूठे केस सबको फंसा दिए, बंद करा दिया। कैसरबाग थाने में हमको बंद करा दी 22 मई की तारीख। फिर उसके बाद लास्ट हमने बेटी को देखा, तो उसके बाद दोबारा नहीं देख। बिल्कुल रहना चाहती थी, मैं तो मांग रहा था, मांगते मांगते थक गया मेरे को। क्या कहती थी? वो तो कहती थी कि पापा चाहिए,
मगर वो नहीं आने देती थी सामने। आखिरी में कॉल यही किया कि जो है मेरा पति आके अपनी बेटी को मार के भाग गया। इस टाइम ये लोग उसी मकान में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो शाहरुख खान के साथ साथ उसके भाई और माता पिता, उसकी बहन, सभी को जेल में डाल दिया जाता है। बाद में शाहरुख खान पैरोल पर बाहर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसने रोशनी खान से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार वो चाहती क्या है। शाहरुख खान अब इनके बीच में ज्यादा आड़े नहीं आया करता था, लेकिन बीच बीच में इस टाइम तक वो लड़की 5 साल की हो चुकी थी और उसका ये कहना था कि जो ये अंकल आपके साथ रहते हैं ये उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरीके से वो लगातार बार बार ये बात अपनी माँ से मना किया करती थी कि इस व्यक्ति को वो अपने साथ ना रखे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने ऐसी हालत में उन दोनों को देख लिया जिसे कि देखकर कोई छोटा बच्चा समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। उस टाइम वो लोग फिजिकल रिलेशन बना रहे थे और इस बात को लेकर रोशनी खान की छोटी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मना करने लगती है कि उसे इसके साथ रहना ही नहीं है, वो वापस अपने पिता के पास जाना चाहती है। तो ये दोनों ही लोग मिलकर उस रात इसे पीटने लगते हैं और वो रात थी 13 और 14 जुलाई की। ये दोनों के दोनों लोग सबसे पहले तो मिलकर इसे पीटते हैं और उसके बाद रोशनी खान, उसने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची कि ये 5 साल की लड़की उसकी बेटी है, एक छोटा सा बच्चा ये है, आखिरकार ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। तो वो उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, उसकी छाती के ऊपर खड़ी होकर वो उसी के ऊपर कूदना शुरू कर देती है। इस टाइम वो छोटी लड़की ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाई, जिसके चलते उसके मुंह से खून आने लगते हैं। इस टाइम उदित साइड में ही खड़ा था तो उसने एक कपड़ा लेकर उसके मुंह पर रख दिया कि यहाँ पर तो खून आने लगा है, हम लोग तो इसे सिर्फ टॉर्चर करने वाले थे। लेकिन इसी टॉर्चर के बीच उन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा हवस भरी हुई थी कि वो लोग जल्द से जल्द इसे निपटा देना चाहते थे। और कुछ एक देर की मशक्कत के बाद उसकी बेटी अपनी जान गंवा भी देती है। उसकी जान गंवा लेने के बाद वो लोग उसे एक साइड में रखते हैं और उसके बाद दोबारा से उसी बेड पर फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। सुबह तक वो लोग इसी काम धंधे में जुटे रहते हैं और उसके बाद वो लोग एक दूसरे होटल में जाकर आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें वो लड़की साइड में रखी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अपनी जान गंवा चुकी थी और वो लोग ये सब देखना नहीं चाहते थे। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो इस टाइम इसके शरीर से काफी ज्यादा गंदी बदबू भी आने लगी थी और वो लोग आपस में बैठकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि शाहरुख खान इस टाइम जेल से बाहर आ चुका है और यहाँ पर आकर हो सकता है वो अपने घर के लिए क्लेम भी करने लगे, तो इसे भी वापस परमानेंटली हम लोग जेल भेज देते हैं। हमारे बीच ये लड़की आया करती थी, हम लोगों ने इसे ठिकाने लगा दिया, तो क्यों न अब इसके पिता का नंबर लगा दिया जाए। जिसके बाद उसने रात को पुलिस वालों के पास कॉल किया और उसके बाद सारी की सारी बातें डिटेल से पुलिस को बतानी शुरू की। पुलिस वाले जैसे ही इनके घर पर आते हैं तो रोशनी खान ने बताया कि पहले भी इसके परिवार ने कुछ इस तरीके से इसे सेक्सुअली अब्यूज किया था और उसके बाद आज के दिन तो अगर देखा जाए तो शाहरुख खान ने खुद ही अपनी बेटी की इस तरीके से जान ले ली है। ये सारी चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो एक तरफ तो जो झूठा केस शाहरुख खान के माता पिता के ऊपर चल रहा था, उसके भाई बहनों के ऊपर चल रहा था, उनकी रिपोर्ट को संभाला जाता है और दूसरी तरफ रोशनी खान और उदित को पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में ले लिया जाता है और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में सुन लिया है। आखिरकार आप लोग ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करूंगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग हवस की भूख में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, आखिर में उनका अंत काफी ज्यादा बुरा होता है। टाइम था 2 अगस्त 2025 का और जगह थी मेरठ का गंगानगर। जब सुबह के करीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ होगा और इसी टाइम रविशंकर नाम का एक व्यक्ति यहीं पर गंगानगर में ही अपनी साली के घर पर जा पहुंचता है। इस टाइम उसकी साली घर के बाहर कुछ एक काम कर रही थी और जैसे ही सरिता ने रविशंकर को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कुछ एक दिनों पहले से रविशंकर और उसकी पत्नी सपना के बीच लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी और अब
अब सरिता ने जैसे ही रविशंकर को यहाँ पर देखा तो उसके मन में यही बात आने लगती है कि शायद अब इन दोनों का सुलझेड़ा हो चुका होगा, आपस में इनकी लड़ाई खत्म हो गई होगी और यही कारण है कि ये अब उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो सरिता वहाँ पर कुछ एक देर तक तो खड़े होकर उसके साथ नॉर्मली बातें करती है और उसके बाद रविशंकर ने जैसे ही पूछा कि इस टाइम सपना कहाँ पर है तो सरिता ने बताया कि वो घर के अंदर ही है, वो आराम से घर के अंदर जाकर उससे मिल सकता है। और रविशंकर बिल्कुल ऐसा ही करता भी है, वो घर के अंदर जाकर ढूंढने लगता है कि इस टाइम उसकी पत्नी है तो कहे कहाँ पर। और इसी टाइम सपना ने जब ये चीज देखी कि रविशंकर उससे मिलने के लिए आया है, पहले भी इनकी फोन पर बातें हो चुकी थी कि ये इससे मिलने के लिए आने वाला है, तो सपना उसे ऊपर ही बुला लेती है। ये इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पर थी और इन सारी ही चीजों को देख लेने के बाद सरिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोबारा से घर के बाहर जाकर अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि इस टाइम सरिता को वो सारी की सारी चीजें याद आने लगती है कि अभी कुछ एक दिनों पहले तक इन दोनों ही बहनों ने क्या कुछ नहीं सहा था। दरअसल इन दोनों की ही जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख आए थे, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। सरिता और सपना अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहा करती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपना 6 साल की थी उसी टाइम किन्हीं कारणों के चलते उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ इसके पिता इनके घर में रहे थे, छोटी सी फैमिली अब ये रह गई थी, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए, क्योंकि इसकी माँ की मृत्यु के 2 से 3 साल बाद ही इसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। और अभी तो ये दोनों ही बहनें 10-12 साल की थी, इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इन्हें करना क्या है। जैसे तैसे कर इनके घर कुनबे के लोगों ने इन्हें पाला पोसा था, ये लोग पूरे तरीके से अकेले इस टाइम पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सरिता शादी के लायक होती है तो इसके लिए लड़का ढूंढा जाता है और इसकी शादी मुन्ना नाम के एक लड़के के साथ कर दी जाती है। इस टाइम सपना बिल्कुल अपने घर पर अकेली रह चुकी थी, तो सरिता ने अपने पति से इस बारे में बात की कि इसके माता पिता की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी है, तो अब उसकी बहन अपने घर पर अकेली कैसे रहेगी। इन दोनों ही बहनों ने जैसे तैसे कर आज तक एक साथ अपना टाइम काटा है, तो हो सकता है वो अकेले घर पर ना रह पाए। मुन्ना इस बात को काफी अच्छे से समझ चुका था, वो काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके चलते उसने ये बात कही कि सपना अभी काफी ज्यादा छोटी है, तो तुम ऐसा करो कि उसे भी अपने यहीं पर रख लेते हैं। और यही सारी बातें कर लेने के बाद सरिता सपना को अपने ससुराल ले जाती है। वहां पर उसका काफी अच्छे से लालन पालन किया जाता है और जैसे ही सपना की शादी करने की उम्र होती है तो उसके लिए भी इस टाइम लड़का ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद रविशंकर नाम का एक लड़का सामने आता है जिसकी की खुद की जनरल स्टोर की दुकान थी। लड़के वालों ने लड़की वालों को देखा, आपस में इन दोनों की जब ये चीज हो चुकी थी कि इन दोनों को ही रिश्ता मंजूर है, तो इन दोनों की ही 23 जनवरी 2025 को शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद सपना बहुत ज्यादा खुश थी इस बात को लेकर कि अब उसका खुद का परिवार उसका होगा और जैसे तैसे कर आज तक उसने अपनी जिंदगी को काटा है बिना माता पिता के। इसने अपना काफी ज्यादा टाइम बिताया है। परिवार के बारे में तो ये अच्छे से जानती ही नहीं है कि एक खुशहाल परिवार आखिरकार कैसे रहता है। वो तो बाद में इसकी बहन की शादी हो गई थी और अपनी बहन के ससुराल वहां पर रहकर कुछ एक चीजों को फील किया था और कुछ एक अच्छे दिन इसके आए थे। वैसे इसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों को झेला था, लेकिन अब तो इसकी शादी हो चुकी है तो किसी भी चीज की अब दिक्कत नहीं आएगी। इसका खुद का परिवार होगा जिसका कि ये काफी अच्छे से ख्याल रखने वाली है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते सपना रविशंकर के घर पर जा पहुंचती है। पहले लगभग 3 से 4 महीने काफी अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद ये बात पता चलती है कि सपना इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है। सपना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसके घर में एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा और उसके बाद तो इसकी खुद की फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। इन्हीं सारी चीजों के बारे में सपना इस टाइम सोच रही थी, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर इस टाइम रविशंकर के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहे थे। उसके दिमाग में ये सवाल आ रहे थे कि जो अब ये सपना प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्या इसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, क्योंकि शादी के बहुत जल्द बाद ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी तरीके के काफी सारे दिमाग में उसके इस टाइम सवाल आ रहे थे। उसको ये बात लग रही थी कि हो सकता है इसका
बाहर कहीं अफेयर चल रहा होगा और इस टाइम जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है वो इसका नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर अक्सर अब इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। सपना रविशंकर को जैसे भी वो समझा सकती थी, अपनी सारी ही बातें उसके सामने बिल्कुल साफ साफ रख देती है, लेकिन रविशंकर तो इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे इस बात का विश्वास ही नहीं कि जो इस टाइम उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो उसका खुद का है। और इन्हीं सारी लड़ाइयों के चलते एक टाइम ऐसा भी आता है जब सपना ने ये सभी बातें अपनी बहन सरिता को बता दी। इस टाइम तक उसका बच्चा करीबन 5-6 महीने का हो चुका था और उसके बाद सरिता ने ये बात कही कि तुम ऐसा करो, तुम वापस यहाँ पर उसके घर पर आ जाओ। हो सकता है किसी दिन तुम्हारे बीच ये नॉर्मल होने वाली लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाए और उसके बाद रविशंकर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे। अभी तक वो सिर्फ तुम्हें मारता पीटता है, लेकिन हो सकता है इसी मारा पीटी के बीच किसी दिन ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाए और उसके बाद बच्चे के ऊपर किसी तरीके से आंच आ जाए। तो सरिता ने अपने पति मुन्ना से इस बारे में बात की और उन्होंने वापस उसे अपने घर पर बुला लिया। इस टाइम यहाँ पर काफी अच्छे से वो रह रही थी। जैसे ही टाइम 2 अगस्त 2025 का आता है तो रविशंकर सपना से मिलने के लिए यहाँ पर उसकी बहन सरिता के घर पर आया था और सरिता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी बहन ने हद से ज्यादा दुख अपनी जिंदगी में देखे हैं। वैसे तो इन दोनों ने ही देखे थे, लेकिन टाइम रहते इसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद वो भी यहाँ पर आ चुकी थी और काफी अच्छे से उसका टाइम बाद में बीत रहा था। लेकिन शुरुआती टाइम में इन दोनों ही बहनों ने बहुत ज्यादा दुख देखे थे और इस टाइम अगर देखा जाए तो इसका पति इसके ऊपर शक करता है, अजीबोगरीब वो बातें करता है, तो असल में तो अभी भी वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस टाइम वो सोच रही थी, लेकिन इस बारे में भी उसने सोचा कि खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अब उसका पति उसे लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये लोग आराम से बैठकर अंदर बातें कर लेंगे, जो कुछ भी इनके बीच मनमुटाव चल रहा है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ये सब बातें सोचकर वो घर से बाहर जाती है और जो कुछ अपना नॉर्मली वो काम कर रही थी वही काम वो करने लग जाती है। लेकिन अभी रविशंकर को घर के अंदर गए हुए आधा पौना घंटा भी नहीं हुआ होगा कि घर के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, मानो अंदर कोई दर्द में कर रहा हो। और जैसे ही इस आवाज को सरिता ने सुना तो वो पहचान जाती है कि ये रोने और चिल्लाने की आवाजें, मदद मांगने की आवाजें किसी और की नहीं जबकि उसकी बहन की ही है। तो वो इसी तरीके से घबराए हुए यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उन्हें आवाज लगाकर कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है, जल्दी से जल्दी वो लोग इसके साथ साथ घर के अंदर जाएं। ये सारे ही लोग एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर कि इस टाइम रविशंकर अपनी पत्नी सपना से मिलने के लिए गया हुआ था। तो वो लोग जाकर उस दरवाजे के बाहर खटखटाने लगते हैं उसे और पूछने लगते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और इस टाइम सपना मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी बहन सरिता को तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसका जीजा उसकी बहन से मिलने के लिए जैसे ही अंदर गया तो अभी तक तो ये लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अचानक से अब उसकी बहन इस तरीके से क्यों चिल्ला रही है। लेकिन अंदर से रविशंकर तो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस टाइम भी लगातार सपना के रोने और चिल्लाने की, मदद मांगने की आवाजें लगातार बाहर आ रही थी। सरिता दोबारा से घर से बाहर जाती है। यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी और लोग मौजूद थे उन्हें बुलाकर वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ सरिता का पति मुन्ना घर पर नहीं था तो इनके पड़ोसियों ने मुन्ना के पास कॉल करके उसे सारी की सारी बातें बताई कि भाई कुछ इस तरीके से रविशंकर यहाँ पर आया था और अब घर के हालात कुछ ऐसे हैं। मुन्ना को भी जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो इस टाइम बाहर किसी काम से गया हुआ था तो वो तुरंत वापस अपने घर की तरफ आने लगता है। उसने आकर घर के बाहर इस टाइम तक पूरा का पूरा जमघट इनके घर के बाहर लग चुका था। उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया और ये सारी की सारी मशक्कत लगभग अगले 20 से 25 मिनट तक चलती रहती है और उसके बाद पूरा का पूरा मामला बिल्कुल शांत हो चुका था। सरिता के घर वालों ने आखिर में यही बात सोची कि ये बंदा अंदर से दरवाजा नहीं खोलने वाला और दूसरी तरफ सपना की भी आवाजें इस टाइम तक आना बंद हो चुकी हैं, तो हमें जाकर तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देना चाहिए। जैसे ही वो
वो लोग पुलिस के पास कॉल करने लगते हैं, वो लोग घर के बाहर जाने लगते हैं, तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी इनके घर के पास पहुंचने ही वाली है और सीधा का सीधा वो लोग वहीं पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि इनके पड़ोसी इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स ने आते ही ये बात पूछे कि क्या ये रविशंकर और सपना का ही घर है। सरिता इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने ये बात बताई कि हाँ, ये लोग इस टाइम घर के अंदर ही है और पुलिस ऑफिसर्स उस घर के अंदर जाने भी लगते हैं। लेकिन पुलिस को भी इस बारे में अच्छे से नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर कांड क्या रचा जा रहा है। तो पुलिस ने जब उनसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार वो दोनों है कहाँ पर, तो उनके पड़ोसियों ने, सरिता ने, मुन्ना ने ये बात बताई कि ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं। और जैसे ही पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती है तो अभी भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात कही कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, प्लीज आप जल्द से जल्द दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि पुलिस के पास कॉल करने वाला कोई और नहीं जबकि रविशंकर ही था। रविशंकर उठकर दरवाजे की तरफ जाता है, वहां से कुंडी खोलता है और उसके बाद दरवाजा खोल लेने के बाद दोबारा से एक दीवार के पास जाकर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस इस कमरे के अंदर घुसती है, इनके पड़ोसियों ने इस घर के अंदर का नजारा देखा तो उनका कलेजा दहल जाता है, क्योंकि इस टाइम पूरे के पूरे फर्श पर काफी ज्यादा मात्रा में खून बिखरा हुआ था। साइड में सपना बेहोश हालत में, उसके मानो अंदर जान ही इस टाइम नहीं है, नीचे गिरी पड़ी थी। उसके गले पर, शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के काफी ज्यादा निशान थे। तो पुलिस ने जाकर सबसे पहले तो रविशंकर से ही पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ सपना को भी संभाला जाता है कि क्या अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन सपना अपनी जान गंवा चुकी थी। तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस लाई जाती है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन इस टाइम तक सपना अपनी जान गंवा चुकी थी। पुलिस ने रविशंकर से पूछताछ करनी शुरू की, इनके जितने भी आस पड़ोसी यहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ करनी शुरू की। उसके बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि 2 तारीख को जब सुबह 9 बजे के करीबन यहाँ पर रविशंकर आया था तो वो अकेला नहीं आया, जबकि 2 तारीख की सुबह 7 बजे ही रविशंकर ने मुन्ना के पास कॉल करके ये बात कह दी थी कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। मुन्ना भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो भाई, इतने दिनों से इनके बीच जो अनबन चल रही थी वो कम से कम शांत तो हुई और आखिरकार अब ये दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं। और इसी टाइम रविशंकर ने सारी ही बातें मुन्ना से पूछनी शुरू कर दी कि इस टाइम वो कहाँ पर है, क्योंकि साथ ही साथ वो उनसे भी मिल लेगा। लेकिन मुन्ना ने मना कर दिया कि भाई, किसी काम के चलते मैं बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, वहां पर सरिता होगी, सपना होगी। और दूसरी तरफ जब उसने बच्चों के बारे में पूछताछ की कि बच्चे इस टाइम वहीं पर होंगे या नहीं, तो मुन्ना ने मना कर दिया कि वो तो इस टाइम तक स्कूल में जा चुके होंगे। तो ये सारी ही बातें कर लेने के बाद वो करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पर इनके घर पर आ जाता है। यहाँ पर आने पर सबसे पहले वो सरिता से मिलता है, बाहर खड़े होकर कुछ एक देर तक तो बातें करता है और उसके बाद सीधा ही सपना के रूम में जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने सपना से कुछ एक देर तक तो बैठकर आराम से बातें की और उसके बाद ये बात कही कि वो उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। सपना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इस टाइम उसका पति वापस उसकी जिंदगी में आ रहा है। दूसरी तरफ उसने इसके लिए एक सरप्राइज पता नहीं क्या सोच रखा है, तो उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और जैसा कि रविशंकर ये बात बोल रहा था कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, सपना अपनी आंखें बंद भी कर लेती है। और उसके बाद रविशंकर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, वो उसके गले पर वो चाकू रख देता है। लेकिन दूसरी तरफ सपना को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये बंदा आखिरकार यहाँ पर करने वाला क्या है। और वो बहुत ज्यादा इस टाइम एक्साइटेड हो चुकी थी और वो लगातार बार बार रविशंकर से ये बात पूछ रही थी कि क्या वो आंखें खोल ले, लेकिन रविशंकर मना कर देता है। और उसके बाद जैसे ही उसने अपना चाकू खोला तो वो उसके गले पर वो चाकू मार देता है, क्योंकि रविशंकर का ये कहना था कि इसको पूरा का पूरा शक था कि जो ये बच्चा इस टाइम इसके पेट में पल रहा है ये उसका नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर बार बार इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बाद में तो ये इसे छोड़कर वापस यहाँ पर अपनी बहन के घर पर आ जाती है। इसके पड़ोसी पता नहीं क्या क्या इसके बारे में सोच रहे होंगे। इसकी तो इस टाइम इसके परिवार में बेइज्जती हो चुकी थी, तो उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और वो उसे मार लेने के बाद यहाँ से भागना भी नहीं चाहता था, ताकि वो अपने पड़ोसियों को दिखा सके कि ये यहाँ से भागा नहीं, जबकि
इसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उसके बाद इसने खुद ही उसकी जान लेकर वहीं पर सरेंडर कर दिया। लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार वो किन बातों को लेकर परेशान चल रहा था। एक लड़की जिसने कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख देखा था, उसके बाद उसने ये बात सोची थी कि उसका एक छोटा सा परिवार होगा जिसकी कि वो काफी अच्छे से देख रेख करेगी। लेकिन वो बंदा पता नहीं कहां से उसे ये बहम लग गया, कहां से इसके दिमाग में ये बात आई और उसके बाद उसने उसकी जान ले ली। और अब अगर देखा जाए तो उसने खुद की जिंदगी को भी पूरे तरीके से तबाह कर लिया है। और जो सपना के पेट में बच्चा पल रहा था, 6 से 7 महीने का वो था, उसने दुनियादारी अभी कुछ भी नहीं देखी थी, उसको उसने वहीं पर मार डाला। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और काफी सारे केसेस में ऐसे क्राइम सीन होते हैं जो कि एक्चुअल क्राइम सीन में यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं सकता यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण। लेकिन अगर आप लोग वो बैक स्टोरी फुटेज देखना चाहते हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं।